आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द शक्ति, जो कि कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं के सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस शब्द शक्ति की परिभाषा देख लेते हैं। तो शब्द शक्ति की परिभाषा होती है शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द के अंदर जो अर्थ छिपा होता है, उस अर्थ को जिस शक्ति के माध्यम से प्रकट किया जाता है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। अब हम शब्द शक्ति के प्रकार देख लेते हैं। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीनों ही शब्द शक्तियाँ किस शब्द से बनी हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द से बनी है, लक्षणा शब्द शक्ति लक्षक शब्द से बनी है एवं व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजक शब्द से बनी है। एवं इन तीनों शब्द शक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है कि अभिधा में वाचार्थ निहित होता है, लक्षणा में लक्ष्यार्थ निहित होता है, व्यंजना में व्यंग्यार्थ निहित होता है। तो ये तीनों प्रकार थे। अब हम बात कर रहे हैं शब्द शक्ति की। तो सबसे पहले हम लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरणों को हम समझ लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति साधारण, व्यवहारिक या मुख्यार्थ का मतलब मुख्य अर्थ का बोध कराती है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस शब्द शक्ति में सीधा साधा एवं लोक प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण किया जाता है। लोक प्रसिद्ध अर्थात कोशगत अर्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे एक उदाहरण है कि गाय एक पालतू पशु है, अध्यापक रोज कक्षा में पढ़ाते हैं। ये 2 उदाहरण हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है, इस शब्द शक्ति के अंदर जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, अर्थात दुनिया के अंदर जो सत्य कथन होता है, सत्य बातें होती हैं, उन बातों का जिक्र किया जाता है। तो जैसे एक गाय एक पालतू पशु है, बिल्कुल सत्य बात है। अध्यापक रोज कक्षा में पढ़ाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो जो सत्य सटीक एवं कोशगत अर्थ वाली जो शब्द शक्ति है, उसको हम अभिधा शब्द शक्ति कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी शब्द शक्ति आती है लक्षणा शब्द शक्ति। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात जब मुख्य अर्थ नहीं निकल पाता है, तो फिर कोई दूसरी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर कोई अर्थ निकाला जाता है, वहाँ हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे राम गधा है, लाल पगड़ी आ रही है, ये 2 उदाहरण हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि राम गधा है, अर्थात राम गधा नहीं हो सकता है। राम के जो लक्षण हैं वो गधे जैसे हैं, इस कारण इसको राम गधा है कहा गया है। अर्थात यहाँ मुख्य अर्थ बाधित हो गया है। जो राम के जो लक्षण थे वो बिल्कुल गधे जैसे थे, परंतु वो मुख्य अर्थ बाधित हो जाने के कारण राम को यहाँ गधा कहा गया है। दूसरा है लाल पगड़ी आ रही है, अर्थात लाल पगड़ी स्वयं नहीं आ सकती है, वो निर्जीव वस्तु है, परंतु लाल पगड़ी पहने कोई व्यक्ति आ रहा है, इस कारण से उसमें एक लक्षण दिखाई दे रहा है और कह सकते हैं ये एक लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरी शब्द शक्ति आती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसी शब्द शक्ति जो केवल अर्थ का संकेत भर करती हैं, बाकी अर्थ कल्पना के आधार पर श्रोता या पाठक स्वयं लगा लेता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगर एक बात गौर करें तो व्यंजना शब्द शक्ति वैसे भी दोनों शब्द शक्तियों से अलग ही हैं। इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शिक्षक ने कहा 4 बज गए, चपरासी ने घंटी बजा दी। अर्थात पहली पंक्ति पर शिक्षक ने कहा 4 बज गए, तो इस पर दूसरी पंक्ति निर्भर कर रही है कि चपरासी ने घंटी बजा दी। तो चपरासी को पता चल गया कि छुट्टी का टाइम हो गया है, तो उसने घंटी बजा दी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। शिक्षक ने कहा 1 बज गए, बच्चे ने टिफिन खोलकर खाना खाने लगे। तो दूसरे इसमें भी पहले वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से निहित शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आज हमने तीनों ही शब्द शक्तियाँ पढ़ ली हैं। आगे के व्याकरण से संबंधित अन्य
टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।